Hello students, we are studying questions and answers of chapter first as a revision basis for your PT1. So let's have a quick review of these questions. Write a note on Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini कौन थे? Giuseppe Mazzini एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका बर्थ जियोनिया में हुआ था 1807 में. वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे कार्बोनरी में. 24 की एज में उन्होंने लिगुरिया में जो रिवॉल्यूशन किया था उसकी वजह से उनको 1831 में एग्ज़ाइल भेज दिया गया था. और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी. वो खुद भी एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी मर्सेल्स में यंग इटली नाम की और पोलैंड फ्रांस में बर्न में यंग यूरोप नाम की. ठीक है. और जिसके मेंबर्स जो थे वो यंग मैन थे. कहाँ से थे वो लोग? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स से थे. ठीक है. काउंट कैमिलो डी कैनवर इटली के सर्दिना प्रीडोमिनेंट स्टेट में चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने मूवमेंट को इटली के रीजन्स को अलग अलग रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए चलाया था. ना तो वो एक रिवॉल्यूशनरी थे, ना वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ना वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में से ना वो कोई पॉलिटिकल मेंबर थे. लेकिन वो एक वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर थे इटालियन एलाइट के, जो कि इटालियन से ज़्यादा अच्छा फ्रेंच बोल लेते थे. उन्होंने फ्रांस में से इंजीनियरिंग किया था. इंजीनियर अ केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंस. ठीक है. और उन्होंने जो उन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस लिया था उसकी वजह से उनको क्या हेल्प मिली थी कि उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया था. और इसी वजह से ऐसे हरा के उन्होंने इटली के नॉर्थन पार्ट को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग से फ्री कर दिया था. तो काउंट कैमिलो डी कैनवर कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे सर्देनिया प्रीडोमिनेंट स्टेट के. ठीक है. द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीस वॉर क्या हुआ था? कि ग्रीस कैसे अलग हुआ था? सक्सेसफुल वॉर रहा था, कि ग्रीस अलग हो गया था. और ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज ने चलाया था 1821 से 29. किसके अगेंस्ट? ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट. और ग्रीक्स को कौन सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़. जबकि पोइट्स और आर्टिस्ट जो थे वो ग्रीस की जो कंडीशंस हो रही थी यूरोपियन सिविलाइजेशन की वजह से उसको हेल करते थे. कि हमने रोमांटिसिज्म और साउंड्स के बारे में पढ़ा था, म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में. और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832. इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन साइन कर दिया था. ओके. फोर्थ इज़ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे अगर आपका शॉर्ट नोट आ गया तो इसके बारे में हमने चैप्टर में ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आप अभी पढ़ सकते हो. जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक पार्लियामेंट थी, एक असेंबली थी. किसने बनाई थी? मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसंस ने बनाई थी. ठीक है. जो कि जर्मन रीजन से बिलोंग करते थे. कब बनी थी ये? 18 मई 1844 और 1848 को ये असेंबली बनी थी और सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट सिटी में बनी थी. इस असेंबली ने क्या किया था कि जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था. और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें पार्लियामेंट के थ्रू मोनार्क रूल चले. ठीक है. और हाउएवर ये जो असेंबली बनी थी इसको कौन अपोज करता था? वहाँ के एरिस्टोक्रेसी क्लास और मिलिट्री क्लासेस. और इसमें डोमिनेशन किसका ज़्यादा था? मिडिल क्लासेस का. मिडिल क्लासेस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था. लेकिन इतना बड़ा सपोर्ट भी ये हार चुके थे ये वाली असेंबली. और इन द एंड ये असेंबली ख़त्म कर दी गई थी. कहाँ पे? डिसबैंड कर दी गई थी 31 में 1849 को. तो ये था फ्रैंकफर्ट असेंबली के बारे में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में. फिफ्थ पॉइंट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल्स. हमने ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इस चीज़ को पढ़ लिया है, फिर भी एक बार देख लेते कि विमेंस और नॉन प्रॉपर्टीड मैंस क्या करते थे? स्ट्रगल्स करते थे लिबरल मूवमेंट में और वो पार्टिसिपेट एक्टिवली करते थे अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए. विमेन ने अपनी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली थी, अपने न्यूज़पेपर्स भी बना लिए थे जिसमें वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में और डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने लगे थे. लेकिन इसके अलावा भी उनको सफ्रेज का राइट टू वोट नहीं मिला था असेंबली के इलेक्शन में.
दूसरी चीज़ कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने चर्च में, सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी, तब विमेन को सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर स्टैंड खड़े होते हुए विजिटर्स गैलरी में देखा गया था। उनको कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं था उस टाइम पे। तो ये क्या था, रोल ऑफ विमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल में बनी थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ लिए थे। फर्स्ट दो आइडियाज़ हमने देखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स मिले और यूनाइटेड कम्युनिटी हो। इस नोशन को लेके आने वाले दो आइडियाज़ बहुत फेमस थे, ला पैट्री एंड ले सिटोइन, द फादरलैंड एंड द सिटोइन। दूसरी चीज़, नया फ्रेंच फ्लैग था, ट्राई कलर था, और ट्राई कलर को रिप्लेस करके एक रॉयल स्टैंडर्ड बना दिया था, तो वो नई चीज़, नया फ्लैग आया था। थर्ड क्या था कि स्टेट्स जनरल को रीनेम करके नेशनल असेंबली बना दिया गया था, और उसको किसने इलेक्ट किया था, एक्टिव सिटीजन्स ने। नई हीम्स, नई ओथ्स, नई मार्टियर्स कमोटेड इन द नेम ऑफ द नेशन, मतलब कि नई कस्में, नए वादे लिए जा रहे थे। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज थे पूरे नेशन के लिए, एक ही तरीके का कानून था। और डिस्करेजिंग रीजनल डायलेक्ट्स एंड प्रमोटिंग फ्रेंच। डायलेक्ट्स क्या है यहाँ पे, डायलेक्ट्स एक लैंग्वेज है, तो रीजनल डायलेक्ट्स को ख़त्म करके फ्रेंच को प्रमोट करना और फ्रेंच को पूरे नेशन की कॉमन लैंग्वेज बनाना। ये 4-5 स्टेप्स ऐसे थे जिनकी वजह से कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल में आ सके, उनकी वजह से स्टेप्स लिए गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु आर मारियन एंड जर्मेनिया। मारियन और जर्मेनिया एलिग्रीज थी। मारियन फ्रांस की एलिग्री थी और जर्मेनिया जर्मन की एलिग्री थी। और उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, जैसे वो पोर्ट्रे की गई थी, तो दे स्टूड एज द पर्सनिफिकेशंस ऑफ द आइडियल्स लाइक लिबर्टी एंड रिपब्लिक। मतलब कि ऐसे ये दो आइडियाज़, फ्रीडम और रिपब्लिक, इन दोनों आइडियाज़ पे इनको स्टूड, मतलब इनको पर्सनलाइज किया था। The importance of the way in which they were portrayed lay in the fact that public could identify their symbolic meaning. लोगों को अपने सिंबल का, अपने देश का मीनिंग पता चले और उनको अपने आप में एक नेशनल यूनिटी फील हो, वो सेंस कर पाए, उसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंस थी मारियन और जर्मनिया की। ठीक है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस को ब्रीफली ट्रेस करो। 1800s में क्या हुआ था कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग हार्ट्स थे मिडिल क्लास जर्मन्स के, मतलब कि वो फाइनली चाहते थे मिडिल क्लास जर्मन्स कि हम यूनाइट हो जाएं और अलग नेशन स्टेट बन जाए। मिडिल क्लास जर्मन्स 1848 में यूनाइट हुए और उन्होंने जर्मन स्टेट्स को अलग करने के लिए एक प्लान किया, बट द मोनार्की एंड द मिलिट्री गॉट टुगेदर टू रिप्रेस दैम। अब जो मिडिल क्लास वाले थे उनको मोनार्की और मिलिट्री, इन दोनों ने मिलके बहुत रिप्रेशन किया, बहुत प्रेशर डाला, एंड गेन सपोर्ट फ्रॉम द लैंड ओनर्स ऑफ पर्सिया, द जंकर्स टू। लेकिन ये जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, इनको इतना दबाव डालने के बाद भी जब मोनार्की और मिलिट्री इनको रिप्रेस कर रहे थे, तब इनको किसका सपोर्ट मिला, लैंड ओनर्स का, पर्सिया के लैंड ओनर्स का, जिनको पर्सियन जंकर्स भी बोलते हैं। तो पर्सियंस जर्मनिया की यूनिफिकेशन मूवमेंट में लीडर बन गए इस तरीके से। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर जो था पर्सिया का, ऑटो वन बिस्मार्क, इन्होंने पर्सियन आर्मी को, पर्सियन ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट किया। ठीक है, कि जर्मन का यूनिफिकेशन हो जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। और ये पूरी यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई जब पर्सिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 साल वॉर किया और उसमें पर्सिया जीत गया। जनवरी 1871 में जो पर्सिया का किंग था विलियम वन, उसको जर्मन एम्परर प्रोक्लेम कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मन एक नया स्टेट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्या चेंजेस थे जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ताकि टेरिटरीज़ और ज़्यादा अच्छे से रूल हो पाए, एफिशिएंट तरीके से चल पाए। तो क्या क्या सुधार किए थे उन्होंने। ही इस्टेब्लिश सिविल कोड ऑफ 1804 नोन एज द नेपोलियनिक कोड। उस कोड में क्या था कि जिसको भी बाय बर्थ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उनको हटा दिया। इट इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, सारे कानून के सामने सब एक समान है, इसको इस्टेब्लिश किया। सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रखने का हक सबको है, उसको सिक्योर किया।
उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया और किसानों को फ्रीडम दे दी सर्फडम से। सर्फडम क्या होता है कि किसानों को लैंड ओनर्स के पास में उनका सिर्फ लैंड संभालना ही नहीं, दूसरे काम भी, घर के काम वगैरह भी करने होते थे। तो ये सर्फडम, ये गुलामी पीजेंट्स की, उन्होंने उनको उससे फ्री करा दिया। और मैनोरियल ड्यूज़ जो बाकी थे पैसे किसानों के किसी लैंड ओनर के पास में, उनको भी ख़त्म कर दिया। टाउन्स में क्या हुआ, उन्होंने गिल्ड सिस्टम हटा दिया। गिल्ड सिस्टम्स क्या होते थे, टैक्स टाइप होता था। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर दिया। पीजेंट्स, आर्टिसंस और बिजनेसमैन और वर्कर्स, इन्होंने ये नया फ्रीडम को बहुत इन्जॉय किया। ठीक है, दिस वाज ऑल थिंग्स डन बाय नेपोलियन। डिस्कस करना है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स का 1848 रिवॉल्यूशन क्या था और इसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ क्या थे, लिबरल्स ने क्या आइडियाज़ अपनाए थे। तो 1848 का जो रिवॉल्यूशन था उसमें बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स थे जो कि मिडिल क्लास वाले लोगों ने, मिडिल क्लास की जो नई क्लास निकल के आई थी, एजुकेटेड क्लास, और किसके साइड से लिए थे, रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन यूरोप। मतलब कि किसके लिए लड़े थे मिडिल क्लास वालों ने, पुअर के लिए, अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए, स्टार्विंग पीजेंट्स, ऐसे किसान जो कि भूखमरी से मतलब प्रॉब्लम आ रही थी उनको, और जो वर्कर्स थे यूरोप में, उन सब के लिए उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया मिडिल क्लास वालों ने। जबकि कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस में क्या हुआ था, फूड शॉर्टेजेस और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉपुलर अपराइजिंग्स हो रही थी, मतलब लोग रोड पे उतर आए थे। और यूरोप के कुछ पार्ट्स में जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, वहाँ पे मैन और विमेन जो थे लिबरल मिडिल क्लासेस के, वो साथ में मिलके उन्होंने डिमांड्स रखी कि नेशन स्टेट्स का क्रिएशन होना चाहिए और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होना चाहिए। तो उनके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियाज़, या फिर हम बोल सकते हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स क्या थे। पॉलिटिकली वो चाहते थे कि नेशनल यूनिफिकेशन हो जाए और हम हर नेशन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो। हमारा नेशन स्टेट जो हो उसमें पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। सोशली वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो क्लास बेस्ड पार्शलिटीज़ होती है और जिनको बर्थ से राइट्स, हक मिले हुए होते हैं, स्पेशल राइट्स, वो ख़त्म हो जाए। सर्फडम, गुलामी ख़त्म हो जाए। और बॉन्डेड लेबर, उसको, वो भी ख़त्म हो जाए। दिस थ्री थिंग्स हैव टू बी अबॉलिश्ड। इकोनॉमिकली वो चाहते थे कि उनको भी राइट टू प्रॉपर्टी मिले, मार्केट में जो भी उनको ख़रीदना है, बेचना है, उसका प्रॉपर राइट मिले उनको। और स्टेट ने जो गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो ये पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिकली लिबरल नेशनलिस्ट की, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज़ की डिमांड्स थी। 3 एग्जाम्पल ऐसे बताना है कि कल्चर और ग्रोथ, कल्चर का यूरोप में नेशनलिज्म के ग्रोथ में क्या रोल रहा है। तो कल्चर को हम 3 एग्जांपल्स में देख सकते हैं। एक तो रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में क्या होता है, रोमांटिसिज्म में नेशनल यूनिटी किससे, कॉमन हिस्ट्री या शेयर्ड हेरिटेज से कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों ने प्रिपेयर करी थी। तो रोमांटिक आर्टिस्ट किस पे एम्फेसाइज करते थे, इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पे, जिन्होंने नेशनल सेंटिमेंट्स को शेप दिया था। और आर्ट का जो स्ट्रेंथ था नेशनलिज्म में, उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था आर्टिस्ट्स ने, जिसमें यूरोपियन पोइट और आर्टिस्ट ने पब्लिक का ओपिनियन ग्रीक्स को सपोर्ट करने के लिए बना दिया था। ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह, और एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी थी। सेकंड चीज़ क्या है, फर्स्ट हमने रोमांटिसिज्म देखा, फोक सॉन्ग्स और डांसेस, मतलब रीजनल लैंग्वेज में फोक डांसेस और फोक सॉन्ग्स और पोइट्री ने कंट्रीब्यूट किया था और लोगों में नेशनलिज्म और पैट्रियोटिक फीलिंग्स को इमर्ज किया था। कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ नेशनल कॉन्शियसनेस। अपने नेशन में ये पता चलना, उनको कॉन्शियस करना पीपल को कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस चीज़ ने। तो कॉमन पीपल का की ज़िंदगी का पार्ट जो फोक कल्चर था, वो नेशनलिस्ट उस पार्ट को लेकर नेशनलिज्म को आगे बढ़ाते जा रहे थे ऑडियंस में। सो दिस वाज सेकंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी एक बड़ा रोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एक ही दिया है कि पोलैंड में क्या होता था, रशियन ऑक्यूपेशन के टाइम पे रशियन डोमिनेंस ज़्यादा थी, रशियन पीपल ज़्यादा थे, रशियन गवर्नमेंट थी। तो इस टाइम पे पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल्स और रशियन लैंग्वेज स्कूल से हटा दिया गया था और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल इन 1831, बहुत सारे क्लर्जी पोलैंड में जो थे उन्होंने एक आर्म रिबेलियन की डिफीट के बाद में, हार के बाद में, पॉलिश लैंग्वेज का यूज़, पॉलिश लैंग्वेज को अपना वीपन बना लिया था नेशनल रेजिस्टेंस का, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पॉलिश लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने रशियन में प्रीच करने के लिए मना किया और चर्च गैदरिंग्स और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वो लोग पॉलिश लैंग्वेज में ही देते थे, तो उसकी वजह से उनको मतलब शॉर्ट भी किया गया था। ठीक है, उनको जेल में भी भेजा गया था और कुछ लोगों को शॉर्ट भी किया गया था। तो द एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ वर्निकुलर लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, हेल्प स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी स्प्रेड करने के मैसेज में ये जो वर्निकुलर लैंग्वेज यूज़ करने का मैसेज था, इसका जो एम्फेसिस था वो बहुत ज़्यादा रहा था। Through a focus on any two countries, explain how nations developed over 19th century. 19th century के बाद में nations कैसे develop हुए, ऐसे हमको दो examples देने। दो examples किन state के ले सकते हैं हम, एक जर्मन और दूसरा इटली। Political fragmentation, politically अलग होना, fragmentation मतलब division। 19th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था, अभी के जो जर्मनी और इटली थे वो डिवाइड हो गए थे, सेपरेट हो गए थे दो अलग रीजन्स में, दो अलग किंगडम में, जिनको दो अलग अलग प्रिंसेस रूल कर रहे थे। रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग मतलब रिवॉल्यूशनरी ऐसे कौन से लोग खड़े हुए थे 19th सेंचुरी में। यूरोप को मासेस और रिवॉल्यूशंस की अपराइजिंग्स का पॉपुलर टाइम माना गया है, जहाँ पे अपराइजिंग्स किसने करी है, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास ने। तो ये मिडिल क्लास जो कि डिफरेंट जर्मन रीजन से बिलोंग करती थी, ये साथ में आ गए और इन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बना ली 1848 में। हाउएवर इनको कौन कौन अपोज करते थे, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री। लेकिन इनको सपोर्ट किसने किया था, गुसिपी मजीने ने इटली में सपोर्ट किया था रिपब्लिक बनाने के लिए। और रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग जो थी 1831 और 1848 की, वो इटली को यूनाइट करने में फेल रही थी, लेकिन जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया था। यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ आर्मी, तो आर्मी के हेल्प से यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, आफ्टर द फेल्योर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये जो ऊपर हमने पढ़ा गुसिपी मजीनी की हेल्प से इनका फेल्योर हो गया था। तो इन रिवॉल्यूशंस के फेल्योर के बाद में जर्मन और इटलियन यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस थी वो किसने कंटिन्यू करी, एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी। तो जर्मन वॉज यूनाइटेड बाय पर्सियन चीफ मिनिस्टर, जर्मन को किसने यूनाइटेड किया था, पर्सियन चीफ मिनिस्टर की हेल्प से जर्मन अलग हुआ था। पर्सियन चीफ मिनिस्टर कौन, ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने पर्सियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को हेल्प किया था। तो जर्मन एम्पायर कब प्रोक्लेम हुआ था, 1871 में, मतलब जर्मन कब अलग हुआ था, 1871 में। इटलियन स्टेट में क्या हुआ था, इटलियन स्टेट ऑफ सर्डिना प्रीडोमिनेंट प्लेड अ रोल सिमिलर टू दैट प्लेड बाय पर्शिया। जैसे जर्मनी में पर्शिया का जो रोल था वही रोल इटली में सर्दिनिया प्रीडोमिनेंट का था। तो काउंट कैमिलो डी कैनवा जो कि चीफ मिनिस्टर थे, वो 19th सेंचुरी में इटली को उन्होंने अलग किया था विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड अलायंस विद फ्रांस, मतलब फ्रांस की भी हेल्प ली थी उन्होंने। तो गुसिपी गरीबाल्दी ने जो रीजन्स को एनेक्स किया था, एनेक्स करना मतलब क्या, कब्ज़ा करना, जिन रीजन्स पे कब्ज़ा किया था उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, न्यू इटली बनाया। द इटालियन नेशन वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1861, 1861 में इटलियन नेशन प्रोक्लेम हुआ था। द पर्पल स्टेट्स जॉइन इन 1870, 1870 में, मतलब कि 9 साल बाद कुछ स्टेट्स ने इटली में ज्वाइन कर लिया था। हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। नेशनलिज्म की हिस्ट्री क्या रही थी ब्रिटेन में, जो कि पूरे यूरोप में कहीं नहीं थी। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन क्या थी, ब्रिटेन का फॉर्मेशन एक रिज़ल्ट था बहुत बड़ी लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस का। सबसे पहले क्या हुआ था कि ब्रिटिश आइल्स में इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे। आइल्स क्या है यहाँ पे, आइलैंड्स, ठीक है।
तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हुआ था कि उसकी मतलब इस एक्ट ऑफ यूनियन में क्या हुआ था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया था। अब इंग्लैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना चालू कर दिया। तो स्कॉटलैंड का डिस्टिंक्टिव कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको इंग्लैंड वाले सप्रेस कर रहे थे, मतलब कि इंग्लैंड ने अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था स्कॉटलैंड पे, और वो दोनों मिलके क्या बन गए थे अभी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcibly drawn out of their homeland. तो स्कॉटलैंड में क्या होता था कि स्कॉटलैंड में उनको गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलने दिया जाता था, उनको अपना नेशनल ड्रेस नहीं पहनने दिया जाता था, और बहुत सारों को घर से निकाल दिया था। बहुत सारे स्कॉटिश लोगों को इंग्लैंड वालों ने क्या किया, घर से निकाल दिया। The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. अब आयरलैंड में क्या हुआ था कि इंग्लैंड वालों ने कैथोलिक्स को क्या किया, कैथोलिक्स बहुत ज़्यादा थे तो उनका कैथोलिक्स का डोमिनेंस बना के कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया कि तुम अपना कब्ज़ा कर लो। अब कैथोलिक रिवॉल्ट्स जो थे ब्रिटिश डोमिनेंस के आगे उनको भी झुकना पड़ा, और आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया 1801 में। तो द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, नए ब्रिटेन के सिम्बल्स क्या थे, नया ब्रिटिश फ्लैग था, नया नेशनल एंथम था उनका, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते थे वो लोग, और दूसरे नेशंस भी इस यूनियन में ऐड हुए। तो जनरली जो ग्रेट ब्रिटेन बना था वो यूके में कौन कौन आते थे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, और जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना तब उसमें 3 आते थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये तीनों कंट्रीज़ मिलके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन इसीलिए बोलते हैं। वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन बल्कन्स, तो बल्कन्स में नेशनलिस्ट को बल्कन एरियाज़ की वजह से क्या टेंशन हुई थी। National tensions emerged in Balkans because the spread of ideas of romantic nationalism, as also the disintegration of Ottoman Empire that had previously ruled over the area. देखो पहले बल्कान एरिया पहले जब कंट्रीज़ यूनिफाइड हो रही थी जर्मन और इटली, उस टाइम पे बल्कान एक बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन वो पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे सब अलग अलग कम्युनिटीज़ बनती गई, अलग अलग नेशन स्टेट्स बनते गए, वैसे वैसे बल्कान एरिया टूटता चला गया। ठीक है, तो डिफरेंट साल्विक कम्युनिटीज़ इन बल्कान्स बिगन टू स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंट रूल, तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते थे डिफरेंट कम्युनिटीज़, और वो धीरे धीरे क्या हो गए, एक दूसरे से सारे स्टेट्स जेलस होना चालू हो गए। दे वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड एवरी स्टेट वांटेड मोर टेरिटरी, हर स्टेट को अपनी ज़मीन ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है, ऑल्सो द होल्ड ऑफ एम्पेरियल पावर ओवर द बल्कान्स मेड द सिचुएशन वर्स, मतलब कि बल्कान एरिया पे जब सारे स्टेट्स अलग अलग हो गए थे तो उस पर एम्पेरियल पावर, जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, बड़े बड़े नेशंस थे, वो अपनी पावर जताना चालू कर गए, उन्होंने होल्ड करना स्टार्ट कर लिया अपनी पावर को। तो बल्कान की सिचुएशन और भी वर्स होती गई। पहले ही वो लोग लड़ रहे थे और दूसरे पावरफुल स्टेट्स भी क्या अपना रूल चलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे क्या चाहते थे, बल्कान एरिया पे अपना कंट्रोल चाहते थे, और इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स की वजह से 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड यू विल बी एबल टू डू योर पीरियोडिक टेस्ट as best, and all the best students. Here we are completing our chapter 1.